सुप्रभात बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो ना? हाँ। ओके ओके। आज फिर हम हिंदी का पाठ का एक चयन करेंगे, लेकिन ये पाठ ऐसा है कि इसमें लेसन नहीं है, अपना लेसन नहीं है। लेसन के नीचे जो स्वाध्याय है उसके बारे में आज आपको सबको बताने वाली हूँ। तो देखो, आज फिर हिंदी के क्लास में मैं श्रीमती आचार्य और मेरी सहपाठी श्रीमती कारंडे आप सबका स्वागत करते हैं। बच्चों, आपने फिल्म देखी होगी। कौन कौन सी फिल्में देखी है आपने? आपने कौन कौन सी फिल्म देखी है? शोले। तानाजी। शोले देखी है। अच्छा, तानाजी। तो मैं, हाँ, तानाजी देखी है, बराबर है। तानाजी जो है वो शिवाजी महाराज की लड़ाई की कहानी है। शिवाजी महाराज के वक्त जो लड़ाइयाँ होती थी तभी की वो कहानी है। लेकिन आज हम अपनी जो भारतीय आर्मी है, बॉर्डर पण देखी, उसका चयन करने वाले हैं। और आपने बॉर्डर देखी है? बॉर्डर पिक्चर देखा है? हाँ। एलओसी देखा है? एलओसी, ये जो फिल्में हैं, और फिर अभी अभी आई हुई उरी, सर्जिकल स्ट्राइक, ये जो फिल्में हैं ये सब सत्य घटना पर आधारित है। सत्य घटना इसके लिए क्योंकि हमारी जो आर्मी है उन्होंने ये युद्ध जीत चुके हैं। ये युद्ध वो जीत चुके हैं। अपने जो दुश्मन है उनके खिलाफ वो युद्ध करके ये युद्ध सब जीत चुके हैं। इसके लिए ये जो पिक्चर आए हुए हैं, सिनेमा आए हुए हैं, वो सब सत्य घटना पर आधारित है। तो देखो, हम क्या करेंगे आज, ये जो आर्मी है इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य ये है कि अपनी जान हथेली पर लेकर ये सब आर्मी अपना देश का संरक्षण करती है। और आज हम खोजबीन के माध्यम से भारतीय सेना के बारे में ही जानकारी लेने वाले हैं। तो ये भारतीय सेना के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रभाग होते हैं। पहली है स्थल सेना, दूसरी है वायु सेना और तीसरी है नौसेना। 3 प्रभाग है भारतीय आर्मी के, स्थल सेना, वायु सेना और नौसेना। तो आज हम पहले थल सेना के बारे में जान कुठेतरी गेल्या त्या चालू आहे ना रेकॉर्डिंग? मला इथे दिसे नाही आता रेकॉर्डिंगचं. स्टार्ट आहे, स्टार्ट करा. चालू करू का? हाँ, स्टार्ट केला. तो भारतीय सेना के 3 प्रभाग हम देखने वाले हैं, स्थल सेना, वायु सेना और नौसेना। तो पहले हम इस स्थल सेना के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जो आपको सैनिक देख रहे हैं ना, ये सब अपने भारतीय सैनिक है। ये इधर जो दिखाई देता है, ये जो लाइन में खड़े हैं सब सैनिक, वो अपनी बॉर्डर है। ये ऐसी बॉर्डर है, 2 जगह पे है। एक चीन और अपना भारत देश इसके बीच में है, और दूसरी अमृतसर में वाघा बॉर्डर करके एक बॉर्डर है जो हम लांग के उस पार जा सकते हैं। हमारे और उनके बीच एक रोड है और उस रोड के माध्यम से हम वहां जा सकते हैं। देखो, ये जो थल सेना है वो भूमि पर आधारित सेना है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 यानी 1895 यानी 125 बरस पहले हुई है। और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है, ये तलवारें, 2 तलवारें और ये भारत का चिन्ह जो है सत्यमेव जयते का, ये थल सेना का चिन्ह है। इससे थल सेना की जानकारी होती है। और इस सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। ये दिखाई देता है, सर्विस बिफोर सेल्फ। इसका अर्थ है स्वपूर्व सेवा, यानी स्वयं के पहले। स्वयं के पहले का मतलब है खुद का
विचार जो है वो बाद में करना है, और पहले विचार किसका करना है, तो देश का करना है। पहला विचार हम गए और इन इसमें दो रैंक पूर्व में जाओगे तो कोलकाता में कार्यालय है, उत्तर में जाओगे तो उधमपुर में कार्यालय है, दक्षिण में जाओगे तो पुणे में कार्यालय है, मध्य भारत में जाओगे तो लखनऊ में कार्यालय है, और दक्षिण पश्चिम का जो कार्यालय है वो जयपुर में स्थित है। और जयपुर का जो उनकी कमान है, जयपुर की कमान है ना, वो 15 अप्रैल 2005 में उसका गठन किया गया है, और ये थल सेना की सबसे बड़ी कमान है। बड़ी मीन्स यहाँ पे ज्यादा कार्य चलता है। थल सेना ने आज तक कई युद्ध किए हुए हैं, और वो सब युद्ध वो जीत चुकी है। आजादी के बाद तुरंत ही उन्होंने कश्मीर के साथ युद्ध किया हुआ है। 1948 यानी 1948 में ऑपरेशन पोलो, इधर दिखाई देता है ऑपरेशन पोलो। ये ऑपरेशन पोलो का मतलब है हैदराबाद जो शहर है वो भारतीय सेना ने अपने भारत में शामिल किया है। वहां का जो अली खान था उसके शासन का अंत किया, उससे उन्होंने युद्ध और हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में विलीन किया। दूसरा है 1961 में गोवा मुक्ति संग्राम। गोवा मुक्ति संग्राम जब उन्होंने किया, जब युद्ध किया वो, तभी वो गोवा जो है वो गोवा, दीव और दमन, ये सब जो विभाग है वो अपने भारत में शामिल किए। बाद में उन्होंने 1962 में चीन से युद्ध किया, और पूर्वांचल का अपना जो भाग है अरुणाचल प्रदेश, वो भारत में शामिल किया। और 1919 में उन्होंने कारगिल युद्ध किया। और ये सब युद्ध जो उन्होंने किए हुए हैं वो सब युद्ध अपनी सेना अच्छी तरह से उन्होंने विजय हासिल प्राप्त की है। अभी देखो, अभी ये जो वीर काम करते हैं, शूरवीर सैनिक जो काम करते हैं, उन्हें तो पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए, है ना। तो अपने आर्मी में परमवीर चक्र, आर्मी में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, ये दिखाई देता है आपको। ये उनको सैनिकों को दिया जाता है और ये बड़े सम्मान का होता है। और ऐसा परमवीर चक्र बहुत सारे शूरवीर सैनिकों को प्राप्त हो चुका है, ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है। इधर मैंने फोटो लगाई हुई है वो सब, और ऐसे कई शूरवीर है जिनको ये परमवीर चक्र पुरस्कार मिल गया है। अभी देखो, अभी इनकी ड्रेस अलग है, व्हाइट कलर की है, सफेद रंग की है। नौसेना किसी को बोलते हैं? किसी भी देश की संगठित समुद्री सेना को नौसेना कहते हैं। और ये नौ शक्ति का उद्देश्य समुद्री मार्ग का नियंत्रण करना होता है। समुद्र मार्ग से जो आक्रमण होते हैं अपने देश के ऊपर, उसका नियंत्रण करना ये इस सेना का प्रमुख उद्देश्य है। नौसेना के माध्यम से राष्ट्र समुद्र के उपयोग पर अपना अधिकार रखती है। ये जो नौसेना है उसके माध्यम से अपना अधिकार, अपने देश का अधिकार समुद्र पर रहता है। अपनी सीमा में कोई भी दुश्मन का जहाज या नौका नहीं आ सकती है। इस नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 यानी 407 वर्ष पहले हुई है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अभी देखो, अभी इसमें ये जो शन्नो वरुणः, ये जो वाक्य इधर लिखा हुआ है, ये उनका नौसेना का चिन्ह है।
और शन्नो वरुणः ये जो है वो उनका आदर्श वाक्य है। थल सेना का आदर्श वाक्य अलग था, अभी नौसेना का आदर्श वाक्य भी अलग है। शन्नो वरुणः इसका मतलब है जल के देवता वरुण, वरुण यानी बारिश, हमारे लिए मंगलकारी है। जल देवता उन्होंने क्यों चुनी है? क्योंकि वो उनका जो काम रहता है वो पूरा समुद्र में ही होता है, जल में ही होता है। इसके लिए जल देवता को उन्होंने पहले नमन किया है और इसीलिए उनका वाक्य है शन्नो वरुणः। और ये जो चिन्ह दिखाई देता है ये नौसेना का चिन्ह है। उनकी वर्दी पर ये चिन्ह लगाया जाता है। इंडियन नेवी डे ये जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन नौसेना विविध माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाती है और अपनी शक्ति कितनी है वो सबको दिखाती है। इससे क्या होता है कि दुश्मन घबरा कर रह जाता है कि भारत के पास भी बहुत सारी शक्ति है। इसके लिए इस नौसेना का जो प्रशिक्षण होता है वो कोचीन, लोनावड़ा तथा जामनगर यहाँ पर दिया जाता है। और नौसेना में भर्ती होने के लिए बच्चों आप भी ध्यान में रखो कि 10वीं और 12वीं के बाद आप नौसेना में जा सकते हैं। देखो 10वीं कक्षा में अच्छी तरह से मार्क लाओ और नौसेना ज्वाइन कर लो, या 10वीं कक्षा के बाद 12वीं कक्षा में अच्छी तरह से पास कर लो और नौसेना ज्वाइन कर लो। अभी देखो नौसेना भी 3 रैंकों में विभाजित किया है। पहली रैंक है कमीशन, इसमें 10 पद होते हैं। दूसरी रैंक है जूनियर कमीशन, इसमें 3 पद होते हैं। और तीसरी रैंक है गैर कमीशन अधिकारी, इसमें भी 3 पद होते हैं। हमारी समुद्री संपदा की रक्षा की जिम्मेदारी नौसेना पर होती है। ये सब जो आपको दिखाई देती है नौका, ये सब अपने भारत के कब्जे में है, अपनी भारतीय है। सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं तो देश के आर्थिक हित में भी इसका ज्यादा महत्व है। बड़े बड़े जहाज और पनडुब्बियां इस समुद्र में किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहती है। और इसके लिए ये नौसेना जो है वो बहुआयामी मिशन है। ये नीचे जो दिखाई देती है वो पनडुब्बी है, पाणबुड़ी बोलते हैं मराठी में इसको। पानी के नीचे से ये दुश्मन पर वार करती है। और ये जो बड़े बड़े जहाज है वो पानी के ऊपर चलते हैं। अभी देखो ये जो विक्रमादित्य बोट है, ये जो विक्रमादित्य बोट आपको दिखाई देती है, इधर देखो ऊपर, ये जो विक्रमादित्य बोट का जो ये डेक है इसको डेक बोलते हैं। और इस डेक पे आपको विमान खड़े दिखाई देंगे। विमान दिखते हैं ना, विमान देखा है आपने कितना बड़ा रहता है? तो ये विक्रमादित्य भारत की सबसे बड़ी विमान वाहक बोट है। इसके ऊपर से विमान उड़ाए जाते हैं। ये देखो ये विमान ने उड़ान लिया बोट के ऊपर से। ये बहुत बड़ी विमान वाहक बोट है और अपने भारत देश की ये शान है। विक्रमादित्य बोट भारत देश की शान है क्योंकि ये विमान वाहक बोट है। समुद्र के बीच में जाकर विमान आकाश में उड़ान कर लेते हैं और शत्रु पर हमला बोल देते हैं। इसके लिए ये बोट भारतीय सागरी क्षमताओं की नई पहचान है। ये ऊपर का चित्र दिखाई दे रहा है आपको। ये विमान बोट पर आ गया है, वापस आ गया है और वो लैंड हो रहा है। इधर नीचे देखो, ये नीचे चित्र दिखाई देता है। ये नौसेना अपने विक्रमादित्य जो बोट है ना उसके डेक पर आ गया है। देखो आकाश मार्ग से डेक पर उतर गया है। सोचो कितनी बड़ी होगी ये विक्रमादित्य बोट कि पूरे विमान, ये देखो इधर 4, 5, 6 बहुत सारे विमान खड़े दिखाई देते हैं। ये सब विमान युद्ध में उपयोगी होते हैं और इसके लिए ये बोट पर से लेके जाते हैं। तो इसके लिए ये विक्रमादित्य जो बोट है वो सागरी क्षमताओं की नई पहचान है। देखो अपना सागरी क्षेत्र जो है या सागरी तट जो है, समुद्री तट,
वो 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबाई है उसकी, और 20 लाख पर किलोमीटर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। इसकी रक्षा के लिए ये नौसेना जो है वो सदैव सचेत और चौकन्ना रहती है। और भारतीय नौसेना में जब हम जुड़े होते हैं या फिर भारतीय नौसेना का कार्य जो हम करते हैं वो अधिक सुविधाएं और प्रथम श्रेणी की सुविधाएं प्राप्त करता है। नौसेना भी हर मौसम में अलग अलग वर्दी पहनती है। समुद्र में जहाज का कैप्टन पूरे अफसर और नौसेना की टीम का नेतृत्व करती है। और कभी भी युद्ध का समय आएगा तो नौसेना में जितने सैनिक है उन सभी सेना को ये जो रडार दिखाई देता है हरे रंग का रडार, इसमें बीच में विमान दिखाई देता है, ये रडार दुश्मन का विमान कहाँ पे है ये सर्च करने के लिए होता है। और फिर ये सर्च करने के बाद ये मिसाइल दिखती है जाते हुए, ये मिसाइल से सैनिकों के दुश्मनों के विमानों को उड़ाया जाता है। ये जो रॉकेट है, ये मिसाइल्स है, ये रडार है और ये जो विमान है, ये सभी का उपयोग युद्ध में हर एक सैनिक को करना पड़ता है। ये सभी हथियार उनको चलाने पड़ते हैं। और जब ये नौसैनिक अपनी ड्यूटी में कार्यरत रहते हैं, भारत में और भारत के बाहर दूरस्थ स्थानों पर जब होते हैं, उस दौरान नौसेना के कार्यालय की तरफ से उनके परिवार की देखभाल की जाती है। क्योंकि वो जो लोग रहते हैं, घर के लोग नौसेना में जो शामिल है वो भारत से दूर रहते हैं, तो उनके परिवार की तरफ कौन देखेगा? तो नौसेना का जो कार्यालय होता है वहां से उनकी देखभाल की जाती है। देखो, अभी शांति का समय हो या युद्ध का समय हो, ये नौसेना हमेशा तत्पर रहती है। अभी आर्मी का तीसरा प्रभाग है वायुसेना, दिखाई देता है आपको, विमान और ये सब सैनिक, वायुसेना के सैनिक। वायुसेना का मुख्य कार्य है वायु सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर वायु युद्ध करना। वायु सुरक्षा का मतलब है आकाश में से या ऊपर से कोई दुश्मन हमारे देश पे हमला करेगा तो उनको रोकना, ये वायुसेना का मुख्य कार्य है। इसके लिए उन्हें वायु में युद्ध करना पड़ता है। वायु में युद्ध यानी आकाश में ही युद्ध होता है। इस वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वहां से वो सब कार्य किए जाते हैं, उनको सूचनाएं दी जाती है। अभी देखो, इसका वाक्य कौन सा है, आदर्श वाक्य? ये जो दिखाई देता है गरुड़, बीच में गरुड़ दिखाई देता है पीले रंग का। गरुड़ क्यों रखा है उन्होंने? उनके सिंबल जो है, ये जो सिंबल है वायुसेना का, वो गरुड़ क्यों रखा है? क्योंकि गरुड़ बहुत बड़ा पक्षियों में बहुत बड़ा पक्षी होता है और वो उसकी जो आकाश में गगन में वो जो उड़ता है, उसकी जो जेब है वो बहुत बड़ी रहती है। इसके लिए गरुड़ का चिन्ह इस पर लगाया हुआ है। और इनका आदर्श वाक्य है नभः स्पृश दीप्तम। ये जो वाक्य है वो महाभारत से लिया गया है और ये जो वाक्य है वो विष्णु के जो नेत्र है उससे संबंधित ये वाक्य है और इसके लिए वायुसेना ने लिया है नभः स्पृश दीप्तम। और ये जो भारतीय वायुसेना है वो दुनिया में सबसे ताकतवर सेना में से चौथे स्थान पर है। अपनी ये जो वायुसेना है वो सबसे ताकतवर सेना में पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर है। देखो कितनी ताकत है अपनी वायुसेना में। वायुसेना का जो दिन है, वायुसेना दिवस, वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिन ये सेना अपने हैरत अंगेज कारनामे दिखाकर अपनी शक्ति और क्षमता का एहसास कराती है कि हम भी किसी से कम नहीं। ये देखो, ये आपको दिखाई देता है इधर चित्र, ये
और ये नीचे इंडिया का जो कलर है, इंडिया के फ्लैग का जो कलर है, वो कलर जैसे उन्होंने धुआं छोड़ा है। आप बच्चे ध्यान में रखो, 8 अक्टूबर को शाम को आकाश में देखो, आपको बंबई में अपना जो लाभा स्थान है ना, वहां पे जाकर गेटवे ऑफ इंडिया है ना, वहां पे जाकर आकाश में देखो, आपको ये कारनामे दिखाई देंगे। अलग अलग कारनामे, हैरत अंगेज कारनामे दिखाते हैं। ये देखो, ये कैसे विमान उल्टा पुल्टा हो रहा है, दिखाई देता है। ये ऐसे हैरत अंगेज कारनामे वो दिखाते हैं। और एयर चीफ मार्शल यह वायुसेना का सर्वोच्च और महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। यह आपको दिखाई देता है, नीले रंग ड्रेस पहने हुए जो आदमी है ना, वो राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये एयर चीफ मार्शल है। अभी वायुसेना के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इस वायुसेना में 1,27,000 से ज्यादा सैनिक है और 7 कमांडो में ये संगठित है। इसमें 5 लड़ाकू और 2 समर्थन देने वाले हैं। वायुसेना भी 3 रैंक में विभाजित है। कमीशन प्राप्त अधिकारी पहली रैंक, इसमें 10 पद होते हैं। जूनियर कमीशन अधिकारी, इसमें 3 पद होते हैं। और गैर कमीशन अधिकारी, इसमें 4 पद होते हैं। अपनी सेना के पास 900 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान है। इसमें कौन कौन से है? फाइटर जेट है, बाइसन है, ये जो दूसरा दिखाई देता है वो अपग्रेड मिग 21 है। इसमें मिराज 2000 भी है, शामिल है। और आकाश में उड़ते समय, ये जो आकाश में उड़ते हैं ना विमान, वो उड़ते उड़ते एक विमान से दूसरी विमान में ईंधन भी डाल सकते हैं। दूर अंतर पर स्थित शत्रु को मात देना, यह सब ये सेना आसानी से करती है। दूर अंतस्थ पर शत्रु को देखकर रडार से उनका खात्मा करना, शत्रु को मात देना, ईंधन इधर से उधर करना, ये सब आसानी से ये वायुसेना करती है। अपनी सेना में रडार यंत्रणा, क्षेपणास्त्र, नेटवर्क, सेंट्रिक वॉरफेयर C4I, यह संगणकीय प्रणाली है। ये जो सब शब्द है ना, वो सब वायुसेना से जुटे हुए हैं। अभी देखो आगे, अभी इतने सारे 900 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान होने के बावजूद अभी अभी भारत ने राफेल लिया है। राफेल, भारत के पास अब राफेल आ गया है और इस राफेल विमान को आसमान का राजा कहते हैं। सबसे बड़ा लड़ाकू विमान है ये और अभी अभी ये भारत के पास आया हुआ है और इसीलिए अपना वायुदल दुनिया भर में सर्वोच्च वायुदल बन गया है। कोई भी नजर उठाकर अभी अपने भारत के ओर देख नहीं सकता है। अभी ये जो सेना है ये सिर्फ युद्ध ही करती है क्या? तो नहीं, युद्ध के अतिरिक्त भी बहुत सारे काम वो करती है। देखो, आजादी के बाद ये जो वायुसेना है, उन्होंने अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, इसके साथ 4 और चीन के साथ और एक युद्ध कर चुका है और इस युद्ध में उन्होंने योगदान दे चुका है और ये युद्ध भी वो जीत चुके हैं। अभी मैंने क्या बोला आपको कि ये जो सब आर्मी है, नौसेना है, वायुसेना है या आर्मी है, ये सब युद्ध ही नहीं करती है। तो युद्ध के अतिरिक्त नैसर्गिक आपत्ति जो आती है अपने ऊपर, कौन कौन सी आती है नैसर्गिक आपत्ति? तो भूकंप होता है, महापूर आता है, चक्रवात आता है, यानी चक्री बादल होता है ना, वो चक्रवात, इसमें भी ये दल मदद का कार्य करता है। महापूर में अटक गए लोगों को बाहर निकालती है। ये जो अन्न के पैकेट्स होते हैं वो ऊपर से लोगों को देती है। ये सब काम ये सैनिक करते हैं। इस प्रकार ये तीनों दलों के सैन्य अपने देश का सुरक्षा कवच है। ये थल सेना, ये वायुसेना और ये नौसेना, ये तीनों दलों के सैन्य अपने देश का सुरक्षा कवच है, जिसकी वजह से
अपने देश के दुश्मनों के हमले से रक्षा होती है। अपने सैनिकों ने कई सारे युद्ध जीते हैं। हर एक सैनिक अपने देश और अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगाता है, और इन सैनिकों की वजह से ही हम भारतीय जनता बिना डरे कहीं भी आ जा सकते हैं। कहीं भी जाने के लिए हमें डर नहीं लगता है। किस लिए डर नहीं लगता है? क्योंकि आर्मी हमारा सुरक्षा कवच है। अपना जीवन शांति से गुजरते हैं, और इसके लिए हमें अपनी आर्मी के ऊपर, अपने सैन्य के ऊपर गर्व होना चाहिए। और ऐसे आर्मी को, हम भारतीय सेना को सलाम करना चाहिए और गर्व से उनको जय हिंद बोलना चाहिए। जब हम प्रजासत्ताक दिन और 26 जनवरी और 15 अगस्त स्वतंत्र दिन मनाते हैं, तो हम उनकी ही याद करते हैं जिनको वीर मरण आ चुका है। इसके लिए हम अपनी आर्मी को जय हिंद बोल के इस पाठ का समापन करते हैं। और सबको धन्यवाद। और कल इसी टाइम, इसी समय पर हम अगला पाठ लेके उपस्थित रहेंगे। ओके टीचर, बाय। ओके टीचर। 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 आपको पसंद आ गया पाठ? हाँ, तो आर्मी में जाने की सोचो। 10वीं और 12वीं तक पढ़ो और आर्मी में जाओ। हाँ सर। हाँ। टीचर। बच्चों सब म्यूट करो, अपना माइक म्यूट करो बच्चों। एक वीडियो देखेंगे आप।